Dear children, welcome to Literature. The topic we are going to study today is Neoclassicism in literature. इसके पहले हमने रेनेसेंस पीरियड भी पढ़ा था और रेनेसेंस के समय हमने देखा था कि इट वाज द टाइम ऑफ रिवाइवल रीअवेकनिंग। पर यदि कहा जाए तो यदि हम नियोक्लासिज्म और रेनेसेंस को कंपेयर करते हैं तो नियोक्लासिज्म हमें और भी अधिक वेरिएशंस और चेंज देखने को मिलते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में नियोक्लासिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे द मीनिंग, जनरल मीनिंग ऑफ नियोक्लासिज्म, देन द डेफिनेशन ऑफ नियोक्लासिज्म को नियोक्लासिज्म नाम से क्यों जाना जाता है। फिर हम इसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा मुख्य विशेषता क्या थी इस नियोक्लासिज्म की, और देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द नियोक्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, importance of neoclassicism, and at last we will see the characteristics of neoclassical period. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका जनरल मीनिंग देखते हैं। नियोक्लासिकल मीन रिलेटिंग टू रिवाइवल और अडेप्टेशन ऑफ द क्लासिकल स्पेशली इन लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके पहले हमने पढ़ा था रेनेसेंस पीरियड और उसमें भी हमने देखा था कि काफ़ी हद तक के किस तरह से रिवाइवल आया और रोमन और ग्रीक लिटरेचर जो आइडियाज़ थे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, उसमें उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। लेकिन इन दोनों में एक बात डिफरेंस थी, जहाँ रेनेसेंस पीरियड में उसको तरीके से अडॉप्ट किया गया, नियोक्लासिज्म पीरियड में इस वाज अडॉप्टेड एज टोटल इमिटेशन। इसको पूरी तरह से इमिटेट किया गया, रोम और ग्रीक लिटरेचर की को परफेक्शन के साथ इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि इट वाज रिलेटिंग टू रिवाइवल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ द क्लासिकल स्पेशली इन लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सारी फील्ड्स हो उसमें जो रोम और ग्रीक आर्ट था, लिटरेचर था, उसको इमिटेट करने की कोशिश की गई। तो हम कह सकते हैं कि नियोक्लासिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। ये बिलीव करता था एक्यूरेसी में, परफेक्शन में और एग्जैक्ट इमिटेशन में, बिना किसी चेंज की। तो ये नियोक्लासिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। इसको हम रेनेसेंस के अपोजिशन में भी देख सकते हैं, जहाँ पे यदि हम कंपेयर करें तो वेयर वॉज सीन बेसिकली गुड। इन रेनेसेंस पीरियड मैन वाज कंसिडर्ड एज गुड एंड नाइस, बट इन नियोक्लासिकल टाइम द writers had portrayed men as inherently flawed. They emphasize restraint, self-control and common sense. तो ये डिफरेंस को मिलता है कि जहाँ रेनेसेंस में ह्यूमन बीइंग को बहुत एक अच्छे रूप में पोर्ट्रे किया गया, वहाँ पे नियोक्लासिज्म में ह्यूमन बीइंग वाज पोर्ट्रेट विथ फ्लॉज, मतलब उसको गलतियों के साथ पोर्ट्रेट किया गया, गलतियों के साथ उसका चित्रण किया गया और ये माना गया कि उसकी अपनी लिमिट है। तो ये जो इंसान है, ह्यूमन गलतियाँ हो सकती हैं और इसलिए उसकी जो पावर है उसको हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए और उसके पावर पे उसको घमंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की थॉट्स लेकर के, इस तरह के कंसेप्ट को लेकर के ये रेनेसेंस से कहीं एक डिफ़र करता था। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स यूज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन, मिनिमम यूज़ ऑफ कलर, सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म एंड एडरेंस ऑफ क्लासिकल वैल्यूज़ एंड टेक्निक। ये सारी इस डेफिनेशन से हमको समझ में आता है कि नियो क्लासिकल की यदि फीचर्स हम देखें या उसको यदि हम परिभाषित करना चाहें तो वे एकदम स्ट्रेट वे लिटरेचर था, आर्ट था और टोटली बिलीव करता था पुराने क्लासिकल वैल्यूज़ को और टेक्निक की एग्जैक्ट इमिटेशन को या उसकी कॉपी को। इट वॉज बिलीविंग इन सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म। यदि हम इसका ड्यूरेशन देखें तो ये एंड ऑफ द 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक रहा और इसी समय हमने रोमांटिक पीरियड को भी देखा है और बाद में हम इसको रोमांटिक एज से भी कंपेयर करेंगे। इस पीरियड की जो खास बात थी कि इट वाज एन ओल्ड आइडियल आर्ट फॉर्म जो कि रेनेसेंस से भी ज़्यादा ओल्ड क्लासिकल वैल्यूज़ को कॉपी करने में बिलीव रखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नियोक्लासिज्म वॉज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मतलब होता है तार्किकता, किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने की शक्ति। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था रैशनलिज्म, तार्किकता। और इस एज में पोएट ने सबसे ज़्यादा फोकस दिया लर्निंग, नॉलेज और इंस्पिरेशन को। मतलब पोइट्री में यदि देखा जाए तो इट वाज नॉट एम्फेसाइजिंग मच एज जैसा कि हम रोमांटिक पोइट्रीज में देखते हैं, इट वाज फुल ऑफ इमेजिनेशन, इट वाज फुल ऑफ इमोशंस। उसमें काल्पनिकता ज़्यादा थी, उसमें भाव ज़्यादा थे। लेकिन यदि हम नियो क्लासिकल पोइट्री को देखते हैं तो इसमें ज़्यादा हमको दिखता है क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड इंस्पिरेशन एंड लर्निंग। नियो क्लासिज्म के स्टार्ट किसने किया? तो
सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग है वो रोम में हुई। जोहान जोकिम वेन क्लेमन, ही केम विद द थॉट ऑफ इमिटेशन ऑफ ग्रीक वर्क इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन 1750 प्लेड अ लीडिंग रोल इन एस्टेब्लिशिंग थ्योरी ऑफ न्यू क्लासिज्म। यदि हम न्यू क्लासिज्म का कंसेप्ट कैसे आया यदि हम देखते हैं, वेन क्लेमन ये ग्रीक इमिटेशन के, ग्रीक चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो या उसके इमिटेशन के आइडियाज़ को लेकर के न्यू क्लासिज्म की शुरुआत हुई। इफ़ वी सी द डिफरेंस बिटवीन न्यू क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, तो हमें एक सबसे बड़ा अंतर जो समझ में आता है कि इस समय रोमांटिक एज का भी टाइम रहा है जहाँ हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन और इमोशंस को ज़्यादा फोकस करता रहा है, काल्पनिकता और भाव को। वहीं पे न्यू क्लासिज्म ज़्यादा बिलीव करता है तार्किकता में, ऑर्डर में और रिस्ट्रेंट में। इफ़ वी सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू क्लासिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, सो वी कैन से दैट अमेरिका का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट कहा जा सकता है, जहाँ यूनाइटेड स्टेट में खुद को रोम और ग्रीक सिविलाइजेशन की तरह मॉडल करने का और उसको एग्जैक्ट कॉपी करने का प्रयास किया गया। एंड नाउ एट लास्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म एक ऐसा समय था जब सोशल ऑर्डर में बहुत अधिक चेंज हो रहे थे। बहुत ऐसे कहा जाए तो इनलाइटनमेंट पीरियड कहा जाता है, जिसमें कि सारी चीज़ों पे एक खोज, एक सर्च या नॉलेज के लिए क्वेस्ट दिखाई देता था। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, New classical writers, they were believing that natural passion should be subordinated by social need. They have not accepted the nature as flower, as forest. They have adopted it as a need for the people. ये भी एक न्यू क्लासिकल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, जिसमें व्यक्ति विशेष से ज़्यादा समाज डेवलपमेंट पे ज़्यादा अधिक फोकस किया गया। इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म, न्यू क्लासिज्म के पहले बहुत सारे ऐसे पीरियड आए, प्लेटोनिज्म, रेनेसेंस एंड आफ्टर दैट न्यू क्लासिकल पीरियड केम, इसमें कि हमको बहुत से ग्रेट फिलोसफर्स के नाम मिलते हैं, जैसे कि आपके थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जोसेफ बटलर। दीज ऑल फिलोसफर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एम्पिरिकल फिलोसफी एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो यही कारण है कि इस समय हमको रोमांटिसिज्म की तरह ज़्यादा इमेजिनेशन या नेचर से अटैचमेंट, इस तरह की थीम्स भी हमको ज़्यादा नहीं मिलती। और यदि हम इसको शेक्सपियरियन टाइम से कंपेयर करते हैं तो शेक्सपियर के समय जो ट्रीटमेंट मिलता था, जो सब्जेक्ट ट्रीटमेंट वाज यूटोपियन। यूटोपियन मतलब होता है एक ऐसी आइडियलिस्टिक सोसाइटी की कल्पना या काल्पनिक। तो वो जो अब न्यू क्लासिकल में जो है, इट वाज मोर देन यूटोपियन। तो ये हम शेक्सपियर के कंपैरिजन में भी इस तरह से इसको न्यू क्लासिज्म, शेक्सपियन एज से भी न्यू क्लासिज्म के एज का डिफरेंस देख सकते हैं।